बच्चों, आज हम वर्ष 2020-21 के शिक्षा सत्र की शुरुआत करते हैं, जिसमें इतिहास विषय में जो पहला टॉपिक है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद क्या होता है, पहले हम ये समझें। राष्ट्रवाद और यूरोप में हम ये समझें कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। तो यूरोप एक महाद्वीप है और सबसे जिसे कहा जाए विकसित महाद्वीप है। वहाँ पर राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके अंदर हमें जो पढ़ना है, प्रस्तावना में है कि 18वीं शताब्दी में ज़्यादातर यूरोप के हिस्सों में राजतंत्री शासन व्यवस्था थी। समाज में कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था। यूरोप के विभिन्न देशों के शासक और कुलीन वर्ग के लोग आम जनता को विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करते थे। परिणामस्वरूप यूरोप के देशों की जनता में विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी और आम जनता अपनी आज़ादी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। यूरोपीय देशों के बुद्धिजीवी के नेतृत्व में विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई और जनता ने अपने क्रांतिकारी नेताओं के नेतृत्व में अत्याचारी शासकों के समक्ष अपनी मांगें रखनी शुरू कर दी और विद्रोह और आंदोलन शुरू कर दिए। जितने भी विद्रोह थे उन सब में जनता का ऐसा मानना था, इस विचार पर आधारित थे कि उनका खुद का अपना एक राष्ट्र हो जिसमें उन्हें सभी आवश्यक अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो। राष्ट्र के विचार की इस भावना ने ही सारे यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा को विकसित किया। यूरोप में यह राष्ट्रवाद विभिन्न रूपों में सामने आया और अंततः वहाँ इसी राष्ट्रवाद की जीत हुई और अनेक राष्ट्र देश स्वतंत्र बने। फलस्वरूप राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और साम्राज्यवादी देशों के अधीन देश भी एक एक करके स्वतंत्र होते चले गए। उन देशों में जहाँ के नागरिकों को सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं मुहैया कराई गई, इस प्रकार परतंत्रता और अत्याचारों से मुक्ति पाकर यूरोपवासी विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। अतएव हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहाँ राजतंत्र व साम्राज्यवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियाँ हुई तथा यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। इसी संदर्भ में एक वाकया है जिसमें फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी, जिसमें ये दर्शाया गया था कि किस प्रकार उन्होंने कल्पना की थी कि दुनिया अगर आज़ाद होगी राजाओं के चंगुल से तो दुनिया का स्वरूप कैसा होगा। इन चित्रों में उसने जनतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, उदारवाद और विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सौहार्द की भावना को दर्शाने का प्रयास किया था। अगर हम देखें तो इस अध्याय का जो मुख्य विषय है वो है कि यूरोपीय जनता की दासता और नारकी जीवन से स्वतंत्र होने की संपूर्ण कथा उनकी राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की भावना का ही परिणाम थी। अध्याय में इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रभाव परिणामों पर प्रकाश डाला गया है और यहाँ स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रवाद की भावना के परिणाम स्वरूप ही यूरोप में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो पाए। वहाँ साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य बन सके और निरंतर राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। इस राष्ट्र राज्यों का जो परिणाम निकला वो ये निकला कि राजा और नागरिकों के मध्य एक साझेपन की भावना का विकास हुआ। जनता और शासकों ने अपने अपने अधिकार और सीमाओं को जाना और एक राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है उसे ही स्वीकारना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर एक लेखक अर्नेस्ट रेनन का एक विचार हमें प्रस्तुत करना होगा। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन ने राष्ट्र का स्वरूप और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि कोई भी राष्ट्र लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का उत्कृष्ट परिणाम होता है और यह महान पुरुषों के शौर्य, वीरता, योगदान और गौरव पर आधारित वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार पूर्णतः आधारित होता है।
रेनन के अनुसार एक राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ के लोगों द्वारा लंबे प्रयास और निष्ठा से उसके लिए काम किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान कार्य करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह दिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही हैं। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात ही नहीं बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उसका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होगा तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि दुनिया में आज़ादी लोगों को होनी चाहिए। ये सब हमने जो देखा अभी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, तो ये उसकी प्रस्तावना थी कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद के विचार आए। और हम सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रवाद का सीधा उदाहरण है कि जब हमारी क्रिकेट टीम मैच खेलती है तो जो खिलाड़ी होते हैं हम उनसे परिचित नहीं होते हैं, लेकिन जब वो खेलते हैं तो हम उनके जीत की अपेक्षा करते हैं, सिर्फ इसी भावना से कि ये हमारे देश की टीम है। यही राष्ट्रवाद है। अब प्रश्न होता है कि राष्ट्रवाद जो इतने दिनों से पूरे यूरोप में चर्चा का विषय था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो हम देखें कि सबसे पहले यूरोप में फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई और उसके वजह से वहाँ के लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम व्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति में हमें देखने को मिलती है। फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का व्यापक रूप में विकसित हुई। वहाँ के बुद्धिजीवियों, कई क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोहों के लिए तैयार जनता ने मिलकर राजतंत्र का विरोध किया। और जिस समय फ्रांस में 1789 में पहली क्रांति हुई, उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। उसे जनता के हितों की कोई परवाह नहीं थी। वह एक निरंकुश शासक था। फ्रांस में जनता की दशा बहुत ही दयनीय थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी थी। लुई 16वां पूर्णतः योग्य शासक नहीं था। वह अपनी शान और शौकत को बनाए रखने के लिए राजकोष का दुरुपयोग करता रहता था। फ्रांस के धनी, सामंत, कुलीन और पादरी को जो सुविधाएं प्राप्त थी वे भी साधारण जनता को प्राप्त नहीं थी। हम कहें कि आम जनता दुखों के बोझ तले दबी हुई थी। देश में कानून भी सभी के लिए एक समान नहीं था। राष्ट्रवादी नेताओं, बुद्धिजीवियों तथा रूसो और वाल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अतः इसी के परिणामस्वरूप 1789 में फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने न सिर्फ फ्रांस को अपितु समस्त यूरोप को प्रभावित किया। इस क्रांति के कारण ही फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया और फ्रांस के राजा और रानी को मौत के घाट उतार दिया गया तथा राजतंत्र के स्थान पर प्रभुसत्ता फ्रांस के नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। अब हम देखें कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांस की क्रांति के कारणों को हम बांट कर देखें तो पहला कारण है राजनीतिक कारण, अर्थात राजनीति में ऐसे कौन से कारण थे कि जिससे वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। पहला कारण था लुई 14वें का निरंकुश शासन। फ्रांस में जो राजा था वो पूरा तानाशाही थी उसकी, और लुई 14वां जो था उसका निरंकुश शासन 1789 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बना। लुई 14वां 1683 में फ्रांस का सम्राट बना। उस समय वह नाबालिग था, इसलिए 1643 से लेकर 61 तक उसका शासन कार्डिनल मजरीन के हाथों में रहा, क्योंकि वो योग्य नहीं था। तो उसके लिए देखरेख के लिए एक सभा बनाई गई जिसको हम कार्डिनल कहते हैं। 1661 में उसने समस्त शासन अपने हाथों में ले लिया और फ्रांस में एक निरंकुश शासन की स्थापना कर दी। वह दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। दैवी माने
उसका ये मानना था कि राजा ईश्वर ने बनाया है और वो जो चाहे वो कर सकता है, जनता की इच्छा से उसे कोई मतलब नहीं था। वह अक्सर कहता था, मैं ही शासन हूँ। इसके साथ राजा में जो लुई 14वां था वह कैथोलिक मत का कट्टर समर्थक था, अत्याचारी भी था, फिजूल खर्ची भी था। उसके अत्याचारों से लाखों कारीगर, शिल्पकार तथा फ्रांसीसी व्यापारी फ्रांस छोड़कर चले गए। इसके बाद नंबर आता लुई 15वें का, जो 1715 में फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी। ड्यूक ऑफ ओरिजिनल और प्लिगुरी बारी बारी उसके संरक्षक रहे। 1743 में लुई 15वें ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वह प्रशासन में कोई रुचि नहीं लेता था और अपना अधिकांश समय जुआ और शिकार खेलने में लगाता था और रंगलेलियाँ मनाने में व्यर्थ करता था। इसका मतलब है कि उसे भी शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। इसके बाद लुई 16वें का नंबर आया। 1774 में लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। उसकी आयु भी उस समय लगभग 20 वर्ष थी। उसमें भी दृढ़ निश्चय और राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। अधिकांश राजनीतिक फैसले उसकी पत्नी लेती थी। उसके समय में फ्रांस में आर्थिक संकट भी बहुत बढ़ गया, जिस कारण जनता में असंतोष बढ़ गया। इसके अलावा लुई 16वें पर उसकी जो रानी थी मैरी अंतवानेत, उसका भी उस पर काफ़ी प्रभाव था। मैरी अंतवानेत चूँकि राज परिवार में पली बढ़ी तो उन्हें आम जनता की तकलीफ़ों का कोई ज्ञान ही नहीं था। जनता जब भूखों मर रही थी और राजा को देख करके जब लोग राजा के पीछे दौड़े, रोटी रोटी की आवाज़ लगाते, तो रानी साहिबा को यही ज्ञान नहीं था कि रोटी और ब्रेड में क्या अंतर होता है। उन्होंने ये कहा कि लोग रोटी रोटी के पीछे क्यों पड़े हैं, ब्रेड क्यों नहीं खा लेते हैं। इससे उनको व्यवहारिक जीवन का पता लगता है कि उन्हें लोगों की तकलीफ़ों का कोई ज्ञान नहीं था। राजनीतिक कारणों में एक और बड़ा दोष था दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था भी दोषपूर्ण थी। उनके समय में फ्रांस में कोई लिखित संविधान नहीं था। सरकार के कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका अलग अलग अंग नहीं थे। सब कुछ राजा की इच्छा पर निर्भर था। राजा ने 175 वर्षों से स्टेटस जनरल का अधिवेशन नहीं बुलाया था। स्टेटस जनरल का मतलब है वहाँ की फ्रांस की संसद, जिसका अधिवेशन बहुत लंबे समय से नहीं बुलाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रोटेस्टेंट मत के लोगों पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे। सम्राट के लिखित आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में डाला जा सकता था। ये सब ये सिद्ध करता था कि राजा के राज्य में लुई 16वें के समय कोई ऐसा कानून नहीं था जो पूरे देश में एक समान हो। हर अलग अलग प्रांत में अलग अलग कानून थे। तो ये सब फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण हैं। अगले राजनीतिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक कारण। फ्रांस का जो समाज था वो भी कई वर्गों में बटा हुआ था। पहला है पादरी वर्ग। कैथोलिक चर्च के जो उच्च पदाधिकारी थे, जिन्हें हम पादरी कहते हैं या उन्हें हम धर्माधिकारी कहें, उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। उसे टिथ नामक कर लगाने का अधिकार था। यह किसानों से उनकी आय का 10% वसूलता था। चर्च को और भी अनेक अधिकार प्राप्त थे। इससे ये सिद्ध हो रहा है चर्च के वर्चस्व को देखते हुए कि चर्च राजा की ताकत पर भी अपना वर्चस्व रखता था। अर्थात वो जो चाहता था अपनी मर्जी से। फ्रांस के समाज का जो दूसरा वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और राज परिवार के सदस्य शामिल थे। ये लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतया मुक्त थे, अर्थात इन पर कोई टैक्स नहीं था, जबकि ये सुविधाओं का सारा उपभोग ये स्वयं करते थे और इन्हें विशेष अधिकार भी प्राप्त थे, जैसे बेगार कराने का, भेंट लेने का। बेगार मीन्स कि ज़बरदस्ती काम कराना और उसके बदले कोई पैसा नहीं देना। इनकी विलासिता और फिजूल खर्ची के कारण देश की आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी।
जिसे सुधारने के लिए कुलीन वर्ग पर भी कर लगाने की आवश्यकता समझी जा रही थी। लेकिन लुई 16वां जब इस वर्ग पर कर लगाने में असमर्थ रहा, क्योंकि वो इनका विरोध नहीं झेल पाया और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनके ऊपर कोई भी कर लगा सके। समाज का तीसरा वर्ग था जनसाधारण वर्ग। यह वर्ग, इसमें मजदूर, कृषक तथा सामान्य शिक्षित वर्ग भी इस वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस वर्ग में आने वाले लोगों के पास धनवान और शिक्षित वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे और इस वर्ग को धनी और शिक्षित होते हुए भी शासन में भाग लेने का भी कोई अधिकार नहीं था, जबकि इससे कम शिक्षित और कम धनवान कुलीनों को यह अधिकार प्राप्त था, जिससे फ्रांस में की मध्यवर्गीय और धनी शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च पदाधिकारियों के सदैव द्वेष रखती थी। अतः क्रांति आरंभ होते ही तृतीय वर्ग को संपूर्ण जनता ने इसका पूर्ण समर्थन किया। फ्रांस की क्रांति का एक तीसरा और महत्वपूर्ण कारण भी है आर्थिक कारण। आर्थिक मीन्स धन का कारण, जिसमें पहला है कि फिजूल खर्ची और रिक्त राजकोष। राजा, रानी और कुलीन वर्ग के लोग अपना जीवन विलासितापूर्ण जीते थे। बड़े शान शौकत, ठाट बाट से युद्धों पर मनमाने ढंग से व्यय करते थे। फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया था, परंतु राजा रानी ने फिर भी अपने विलासितापूर्ण खर्चों पर कोई रोक नहीं लगाई। एक और इसी में कारण है जनता का आर्थिक शोषण। जब भी धन की कमी होती थी तो जनता पर एक नया कर लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार हम देखें कि फ्रांस की जनता करों के बोझ तले दबी हुई थी। उच्च वर्ग करों से मुक्त था। जहां धन की आवश्यकता थी और जो धन देने में सक्षम थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, जबकि साधारण जनता करों के बोझ तले दबी जा रही थी। फ्रांस की क्रांति का चौथा एक और महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक कारण। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांस के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। अधिकांश लोग कैथोलिक मत के अनुयायी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट व यहूदी भी फ्रांस में पर्याप्त संख्या में रहते थे, किंतु उन्हें धार्मिक आज़ादी नहीं थी। उनसे ज़बरदस्ती रोमन कैथोलिक धर्म का पालन कराने के लिए कहा जाता था। प्रोटेस्टेंटों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके साथ फ्रांस में जो पादरी थे उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें आर्क बिशप आदि आते थे, जिनकी संख्या 6000 के आसपास थी। उनकी वार्षिक आमदनी लगभग 10 करोड़ डॉलर थी। पादरी इस धन को विलासी जीवन पर खर्च करते थे। वे पूजा पाठ के बजाय दरबार के षड्यंत्रों में लिप्त रहते थे। जनता पादरियों से छुटकारा पाना चाहती थी। तो इस प्रकार फ्रांस की क्रांति का एक और कारण है दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों और लेखक दिदरो, क्वेसेन के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इन लेखकों ने फ्रांस की आज़ादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विचारकों ने फ्रांस के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया। इन दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर ही फ्रांस की जनता हृदय से इन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत हो उठी। इस प्रकार फ्रांस में बौद्धिक जागृति फैल गई और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। तो स्टूडेंट, हम देखें कि फ्रांस की क्रांति यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में इस क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे कारण रहे फ्रांस की क्रांति को आगे बढ़ाने में।